नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एम लक्ष्मीकांत और एम लक्ष्मीकांत में हम पढ़ रहे हैं भाग संख्या 9 अन्य संवैधानिक आयाम अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस। अध्याय पढ़ेंगे इसमें हम 5 64 65 66 67 और 68। 64 है सहकारी समितियां, इसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले ये समझेंगे सहकारी समितियां क्या है, मतलब किसे कहते हैं हम सहकारी समितियां। सहकारी समितियां क्या है, इसमें संविधान में इनका कहाँ जिक्र है, या मूल रूप से संविधान में थी कि नहीं थी, बाद में इनको जोड़ी गई, और सहकारी समितियां किस तरह से बनाई जाती हैं, सहकारी समितियों का कार्य क्या है, इनकी शक्तियां क्या है और इनके कर्तव्य, इनके अधिकार क्षेत्र, इन सारी समस्त चीज़ों की हम जानकारी आपको आज के इस वीडियो में देंगे। सहकारी समितियां को इंग्लिश में कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हैं मूल रूप से संविधान में थी नहीं। मैं आपको बताता हूँ कहाँ इनको जोड़ी गई, कैसे जोड़ी गई। देखिए, ये है भाग संख्या 9 बी में। भाग संख्या 9 बी में देखिए, भाग 9 जो है वो है नगर गांव पंचायत से संबंधित पंचायती राज भाग 9। 9 ए जो है नगर प्रशासन और 9 बी जो है वो है सहकारी समितियाँ, सहकारी समितियाँ। भाग 9 ए जो है, भाग 9 और 9 ए जो हैं वो 1992 में जोड़े गए थे। ठीक है, 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको जोड़ा गया था। लेकिन 9 बी भाग जो है, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, उसे 2011 में 97वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, इनके संवैधानिक स्थिति और संरक्षण समेत इनकी संवैधानिक स्थिति वर्ष 2011 का 97वां संविधान संशोधन अधिनियम सहकारी समितियों को संवैधानिक स्थिति और संरक्षण प्रदान करता है। इस सिलसिले में इस विधेयक ने संविधान में निम्नलिखित 3 बदलाव किए। पहला, इसने सहकारी समितियां बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया। दूसरा, सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए इसने एक नए राज्य के नीति के निर्देशक तत्व को जोड़ा, धारा 43B के तहत जोड़ा। ठीक है, मतलब एक नए नीति निर्देशक तत्व को जोड़ा। इसके अलावा इसने संविधान के एक नए खंड 9बी नया खंड यानी नया भाग जोड़ा, और सहकारी समितियां उसमें अध्याय 243ZH से लेकर के 243ZT तक के अनुच्छेद उसमें सम्मिलित हैं। तो देखिए, इस संविधान संशोधन 2011 के संविधान संशोधन ने क्या क्या जोड़ा। एक तो सहकारी समितियां बनाने के लिए अधिकार, सहकारी समितियां बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया। ठीक है, सहकारी समितियां बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया, धारा 19। तो एक तो मौलिक अधिकार बनाया, किसको अधिकार बनाया का, सहकारी समितियों के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया। ये 19 ए के अंतर्गत जोड़ी गई। 19 जो है उसमें, जो 19 है उसमें 6 बिंदु हैं। ठीक है, और 6 बिंदु में अभिव्यक्ति और मतलब संघ बनाने के और इस तरह के अधिकार जो शामिल है, उसमें एक सहकारी समितियां बनाने के अधिकार भी सम्मिलित हैं। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 अधिकारों की रक्षा की बात की गई है। अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है, और वो 6 अधिकार हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एक यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति करके व्यक्ति सम्मेलन कर सकता है। ठीक, अभिव्यक्ति के बाद दूसरा सम्मेलन का, यानी शांतिपूर्वक और निरायुद्ध सम्मेलन का अधिकार। ठीक, तीसरा है संगम या संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार। ये तीसरा ही अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार बनाया गया, और इसको कब जोड़ा गया, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको। इसके अलावा भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार, चौथा अधिकार संचरण। पहला अभिव्यक्ति से सम्मेलन करेगा, सम्मेलन से सहकारी समिति बनेगा, सहकारी समिति बना करके संचरण करेगा पूरे देश में, और फिर निर्बाध घूमने और बसेगा, और फिर जाकर के व्यापार वृत्ति या कारोबार करेगा।
तो उसमें संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार जो है ये शामिल है। सहकारी समितियों का प्रावधान 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में किया गया। ठीक है। संवैधानिक प्रावधान। संविधान के खंड 9B में सहकारी समितियों से संबंधित निम्नलिखित प्रावधान है। पहला, सहकारी समितियों का संस्थापन। दूसरा, बोर्ड के सदस्यों एवं इसके पदाधिकारियों की संख्या एवं शर्तें। तीसरा, सहकारी समितियों के खातों का अंकेक्षण। चौथा, आम सभा की बैठक बुलाना। पांचवा, सूचना पाने का सदस्यों का अधिकार। तो ये सब अधिकार इसमें सम्मिलित हैं। तो अब समझते हैं संवैधानिक प्रावधान, इस 9वें पार्ट का सहकारी समितियों का क्या संवैधानिक प्रावधान है। ध्यान दीजिएगा, संविधान के भाग 9B में सहकारी समितियों से संबंधित निम्नलिखित प्रावधान है। पहला, सहकारी समितियों का संस्थापन। संस्थापन जो है उस संदर्भ में हम समझते हैं संवैधानिक स्थिति इनकी क्या है। संवैधानिक प्रावधान संस्थापन के संदर्भ में क्या कहता है। स्वैच्छिक गठन, सदस्यों के लोकतांत्रिक नियंत्रण, सदस्यों की आर्थिक सहभागिता तथा स्वायत्त कार्यप्रणाली के सिद्धांतों के आधार पर राज्य विधानमंडल सहकारी समितियों के संस्थापन, नियमन एवं बंद करने संबंधी नियम बनाएगा, ऐसा स्पष्टतः कहा गया है। ठीक है। सहकारी समितियों के संस्थापन से संबंधित क्या है। स्वैच्छिक गठन, सदस्यों के लोकतांत्रिक नियंत्रण, सदस्यों की आर्थिक सहभागिता और स्वायत्त कार्यप्रणाली के सिद्धांत देख लें तो उसके आधार पर राज्य विधानमंडल को यह अधिकार है कि वह सहकारी समितियों का संस्थापन करेगा, उनका नियमन करेगा और बंद करने संबंधी भी नियम बनाएगा। दूसरा है संवैधानिक प्रावधानों में बोर्ड के सदस्यों एवं इसके पदाधिकारियों की संख्या एवं शर्तें। राज्य विधानमंडल द्वारा तय किए गई संख्या के अनुसार बोर्ड के निदेशक होंगे, लेकिन किसी सहकारी समिति के निदेशक की अधिकतम संख्या 21 से ज़्यादा नहीं होगी। राज्य विधानमंडल द्वारा तय की गई संख्या के अनुसार बोर्ड के निदेशक होंगे, लेकिन किसी सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 से ज़्यादा नहीं होगी। बोर्ड के सदस्यों एवं इसके पदाधिकारियों की संख्या एवं शर्तें। राज्य विधानमंडल द्वारा तय की गई संख्या के अनुसार बोर्ड के निदेशक होंगे। ठीक है। राज्य विधानमंडल जितना तय करेगा उतनी संख्या में बोर्ड के निदेशक होंगे। उस बोर्ड के सदस्य और उनके पदाधिकारियों की बात की जा रही है, उनकी संख्या कितनी होगी, उनकी शर्तें क्या होगी, ये दूसरा प्रावधान है। लेकिन किसी सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है। डायरेक्टर्स की संख्या 21 से ज़्यादा नहीं हो सकती। इसके अलावा जिस सहकारी समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग या और महिलाएं सदस्य होंगे, वैसे प्रत्येक सहकारी समिति के बोर्ड में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट और महिलाओं के लिए 2 सीटों के आरक्षण का प्रावधान है, राज्य विधानमंडल करेगा। ठीक। जिस सहकारी समिति में अनुसूचित जाति या जनजाति के लोग और महिला सदस्य होंगे, वैसे प्रत्येक सहकारी समिति जिस सहकारी समिति में अनुसूचित जाति या जनजाति के लोग या महिला सदस्य होंगे, वैसे प्रत्येक सहकारी समिति के बोर्ड में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट और विधानमंडल उसका प्रावधान, महिलाओं के लिए 2 और अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए 1 सीट का प्रावधान करेगा। बोर्ड के सदस्यों एवं पदाधिकारियों का कार्यकाल निर्वाचन की तिथि से 5 साल के लिए होगा। पदाधिकारी का अर्थ है सहकारी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, सचिव या कोषाध्यक्ष हैं। इसमें सहकारी समिति के बोर्ड द्वारा निर्वाचित कोई भी दूसरा व्यक्ति शामिल है। ठीक है। और बोर्ड का अर्थ क्या होता है। बोर्ड का अर्थ होता है सहकारी समिति का निदेशक मंडल या शासी निकाय, जिसे कोई भी नाम दिया जाए, जिसे समिति के कामकाज के प्रबंधन के निर्देशन एवं नियंत्रण का जिम्मा सौंपा गया हो। ठीक है।
और संविधान में ये प्रावधान कहाँ कहाँ किए गए मैं बता चुका हूँ। और ये संविधान संशोधन कब हुआ और किस संविधान संशोधन के तहत जो है जोड़ा था? 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा सहकारी समितियों को जोड़ा था। और क्या जोड़ा उसमें? एक तो 43B जो है जोड़ी गई DPSP में, और इसके अतिरिक्त मौलिक अधिकार में 19 में इस बात को जोड़ी गई, और अनुच्छेद 243 ZG से ZH से ZT तक जोड़े गए। 43B क्या कहता है? संविधान के खंड में जो धारा 43B जोड़ी गई है, जिसमें कहा गया है कि सरकार सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण एवं प्रोफेशनल प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगी। राज्य विधानमंडल बोर्ड के सदस्य के रूप में बैंकिंग, प्रबंधन, वित्त या किसी भी अन्य संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्ति के सहयोजन का नियम बना सकती हैं। राज्य विधानमंडल बोर्ड के सदस्यों के रूप में बैंकिंग, प्रबंधन, वित्त या किसी अन्य संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्ति के सहयोजन का नियम बना सकती हैं। लेकिन ऐसे सहयोजन का नियम बना सकती है। ऐसे सहयोजित सदस्यों की संख्या 2 से अधिक नहीं होगी। 21 निदेशकों के अतिरिक्त की बात हो रही है। ठीक है। साथ ही सहयोजित सदस्यों को सहकारी समिति के किसी चुनाव में वोट देने या बोर्ड के पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित होने का अधिकार नहीं होगा। सहकारी समिति के क्रियाशील निदेशक बोर्ड के भी सदस्य होंगे, और ऐसे सदस्यों को गिनती निदेशकों की कुल संख्या जो कि 21 है में नहीं होगी। बोर्ड के सदस्यों का चुनाव यह सुनिश्चित करने के लिए कि बहिर्गामी बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने के तुरंत बाद नवनिर्वाचित सदस्य पदभार ग्रहण कर लें। बोर्ड का चुनाव कार्यावधि पूरा होने के पहले कराया जाएगा। मतदाता सूची बनाने के काम की देखभाल मतदाता सूची बनाने के काम की देखभाल, निर्देशन एवं नियंत्रण तथा सहकारी समिति का चुनाव कराने का अधिकार विधानमंडल द्वारा तय किए गए निकाय को होगा। इसके अलावा बोर्ड का विघटन एवं निलंबन तथा अंतरिम प्रबंधन, किसी भी बोर्ड को 6 माह से अधिक समय तक विघटित या निलंबित नहीं रखा जाएगा। बोर्ड को निम्न स्थितियों में विघटित या निलंबित रखा जा सकता है। लगातार काम पूरा नहीं करने पर बोर्ड को निलंबित या विघटित रखा जा सकता है। काम करने में लापरवाही बरते जाने पर बोर्ड को निलंबित या विघटित किया जा सकता है। बोर्ड द्वारा सहकारी समिति या इसके सदस्यों के हित के खिलाफ कोई काम करने पर उन निदेशक मंडल को निलंबित या स्थगित या विघटित किया जा सकता है। बोर्ड के गठन या कामकाज में गतिरोध की स्थिति बनने पर, राज्य के कानून के अनुसार चुनाव कराने में निर्वाचन निकाय के विफल होने पर, हालांकि किसी ऐसी सहकारी समिति के बोर्ड के विघटित या निलंबित नहीं किया जा सकता जहां सरकारी शेयर या कर्ज या वित्तीय सहायता या किसी तरह की सरकारी गारंटी नहीं है। बोर्ड के विघटित किए जाने की स्थिति में ऐसी सहकारी समिति के कामकाज को देखने के लिए नियुक्त किए गए प्रशासक 6 माह के अंदर चुनाव कराने की व्यवस्था करेंगे तथा निर्वाचित बोर्ड को प्रबंधन सौंप देंगे। बोर्ड को विघटित किए जाने की स्थिति में सहकारी समिति के कामकाज को देखने के लिए नियुक्त किए गए प्रशासक 6 माह के अंदर चुनाव कराने की व्यवस्था करेंगे, और प्रशासकों का काम है 6 माह के अंदर जो है फिर से चुनाव करा के बोर्ड गठित करना। इसके अलावा इसमें शामिल हैं सहकारी समितियों के खातों का अंकेक्षण। सहकारी समितियों के खातों का अंकेक्षण कैसे करते हैं? देखिए, राज्य विधानमंडल सहकारी समितियों के खातों के अनुरक्षण तथा हर वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार खाते के अंकेक्षण का नियम बनाएगा। इसमें सहकारी समितियों के खातों के अंकेक्षण के लिए अंकेक्षकों एवं अंकेक्षण फर्मों की न्यूनतम योग्यता निर्धारित की जाएगी। प्रत्येक सहकारी समिति की आम सभा द्वारा नियुक्त अंकेक्षण तथा अंकेक्षण फर्म से अपने खातों का अंकेक्षण कराना होगा।
लेकिन ऐसे अंकेक्षकों या अंकेक्षण फर्मों की नियुक्ति राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी स्वीकृत पैनल से करनी होगी। प्रत्येक सहकारी समिति के खातों का अंकेक्षण वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 माह के अंदर कराना होगा। शीर्ष सहकारी समिति का अंकेक्षण रिपोर्ट या राज्य विधानमंडल के पटल पर रखना होगा। इसके अलावा आम सभा की बैठक बुलाना होगा। राज्य विधानमंडल प्रत्येक सहकारी समिति की आम सभा की बैठक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 माह के अंदर बुलाने का प्रावधान बना सकता है। अब हम देखते हैं सूचना पाने का सदस्यों का अधिकार। राज्य विधानमंडल सहकारी समिति के हर सदस्यों को सहकारी समिति के कागजातों, सूचनाओं एवं खाता अंक उपलब्ध कराने का प्रावधान कर सकता है। यह सहकारी समिति के प्रबंधन में सदस्यों की भागीदारी का प्रावधान भी कर सकता है। इसके अलावा यह सहकारी समिति के सदस्यों के शिक्षण एवं प्रशिक्षण का प्रावधान भी कर सकता है। सूचना पाने का सदस्यों का अधिकार इसमें शामिल हैं। अब हम समझते हैं रिटर्न। प्रत्येक सहकारी समिति को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 माह के अंदर सरकार द्वारा नामित अधिकारी के पास रिटर्न दाखिल करना होगा। इनके साथ ही निम्नलिखित जानकारी देनी होगी। पहला, कार्यकलापों की वार्षिक रिपोर्ट। दूसरा, खाते का अंकेक्षण रिपोर्ट। तीसरा, बचा हुआ पैसा किस तरह खर्च करना है इस संबंध में आम सभा का निर्णय। इसके अलावा सहकारी समिति की नियमावली में किए गए संशोधनों की सूची। आम सभा की बैठक की तिथि एवं चुनाव कराने की तिथि के बारे में घोषणा, ये सब कार्य हो सकते हैं। इसके अलावा इसके अतिरिक्त अगर बात करें हम तो वो हैं रिटर्न, मतलब ये निम्नलिखित जानकारी देनी होगी। तो कार्यकलापों की वार्षिक रिपोर्ट, खाते का अंकेक्षण, बचा हुआ पैसा किस तरह खर्च करना है उसके संदर्भ में। इसके अलावा सहकारी समिति की नियमावली में की गई संशोधन की सूची, आम सभा की बैठक में चुनाव कराने की तिथि के बारे में घोषणा। इसके अतिरिक्त राज्य के कानून के प्रावधानों के तहत निबंधक द्वारा मांगी गई कोई जानकारी उपलब्ध कराना। अब हम समझते हैं अपराध एवं दंड। राज्य विधानमंडल सहकारी समितियों के अपराधों के लिए कानून बना सकता है और ऐसे अपराधों के लिए सजा तय कर सकता है। ऐसे कानूनों में निम्नलिखित तरह की कारगुजारियों को अपराध माना जाएगा। पहला, सहकारी समिति द्वारा गलत रिटर्न दाखिल करना या गलत सूचना उपलब्ध कराना एक अपराध माना जाएगा। इसके अलावा किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर राज्य के कानून के तहत जारी किए गए सम्मन, मांगी गई जानकारी या जारी किए गए आदेश की अवज्ञा करना भी क्या माना जाएगा? एक अपराध माना जाएगा। इसके अलावा कोई भी नियोजक जो बगैर किसी पर्याप्त कारण के अपने कर्मचारियों से ली गई रकम को 14 दिनों के अंदर सहकारी समिति में जमा नहीं करेगा। इसके अलावा कोई भी अधिकारी जो सहकारी समिति के दस्तावेजों, कागजातों, लेखा कागजातों, अभिलेखों, नकदी, गिरवी रखे गए सामानों को जानबूझकर अधिकृत अधिकारी को नहीं सौंपेगा। कोई भी व्यक्ति जो बोर्ड के सदस्यों एवं पदाधिकारियों के चुनाव के दौरान या चुनाव के बाद गलत तरीकों का इस्तेमाल करेगा, वो भी अपराध माना जाएगा। अब हम समझते हैं बहुराज्यीय सहकारी समितियों में इन कानूनों का कार्यान्वयन। इस खंड के प्रावधान बहुराज्यीय सहकारी समितियों में लागू होंगे। वह कार्यान्वयन राज्य विधानमंडल, राज्य के कानून या राज्य सरकार द्वारा क्रमशः संसद और केंद्रीय कानून तथा केंद्र सरकार के हवाले किए गए बदलावों के अनुसार होगा। अब हम समझते हैं केंद्र शासित क्षेत्रों में कानूनों का कार्यान्वयन। इस खंड के कानून केंद्र शासित क्षेत्रों में लागू होंगे, लेकिन राष्ट्रपति निर्देश दे सकते हैं कि उनके द्वारा निर्देशित कानून का कोई खास प्रावधान या अंश वहां लागू नहीं होगा। मौजूदा कानूनों का बना रहना। 2011 के 97वें संविधान संशोधन के ठीक पहले राज्यों में लागू सहकारी समितियों के जुड़े कानून जो इस खंड से मेल नहीं खाते हैं, संशोधन किए जाने या निरस्त किए जाने या लागू होने के बाद 1 साल की अवधि बीत जाने से जो सबसे कम होगा तक लागू रहेंगे। 97वें संविधान संशोधन के कारण उपरोक्त प्रावधानों को कानून में शामिल किए जाने के निम्न कारण हैं। पहला,
पिछले वर्षों में सहकारी क्षेत्र में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में अहम योगदान किया है और इसका काफ़ी विकास हुआ है। पहला बिंदु क्या है? पिछले वर्षों में सहकारी क्षेत्र ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में अहम योगदान दिया है और इसका काफ़ी विकास हुआ है। फिर भी सदस्यों के हितों की रक्षा करने तथा सहकारी समितियों के गठन के उद्देश्यों को पूरा करने में विफल रहे हैं। चुनावों को अनिश्चित काल तक स्थगित रखने तथा लंबे समय तक नामजद पदाधिकारियों या प्रशासकों के ऐसी संस्थाओं का प्रभारी बने रहने के उदाहरण सामने आए हैं। ऐसा होना अपने सदस्यों के प्रति सहकारी समितियों की जवाबदेही को कम करता है। कई सहकारी समितियों के प्रबंधन में पेशेवर यानी प्रोफेशनल तरीका नहीं अपनाए जाने के कारण सेवाओं एवं उत्पादकता पर बुरा असर पड़ा है। सहकारी समितियों को सुस्थापित लोकतांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर चलाने तथा समय पर निष्पक्ष व स्वतंत्र तरीके से इसका चुनाव कराने की जरूरत है। देश के आर्थिक विकास में अपना योगदान देने तथा सदस्यों एवं लोगों के हितों की रक्षा करने तथा अपनी स्वायत्तता लोकतांत्रिक तरीका तथा प्रोफेशनल प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए इन संस्थाओं को नई ताकत देने के लिए मूलभूत सुधार की जरूरत थी। सहकारी समितियां संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में 32वें नंबर पर हैं और इसी के अनुरूप राज्य विधानमंडल ने सहकारी समितियों से संबंधित कानून बनाए हैं। राज्य के कानूनों की संरचना में बड़े पैमाने पर सहकारी समितियों के विकास को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय हासिल करने एवं विकास के लाभ के समान वितरण के लिए आवश्यक माना गया है। फिर भी ये पाया गया है कि सहकारी समितियों के संतोषजनक विस्तार के बावजूद इनके कामकाज की गुणवत्ता वांछित स्तर की नहीं रही है। ऐसे में राज्यों के सहकारी समितियों के कानूनों में सुधार के लिए कई अवसरों पर एवं राज्यों के सहकारी मंत्रियों के सम्मेलन में राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श किया गया। सहकारी समितियों को अनावश्यक बाहरी दखलंदाजी से मुक्त रखने तथा इनका स्वायत्त ढांचा एवं कामकाज का लोकतांत्रिक तरीका सुनिश्चित करने के लिए संविधान में संशोधन की अत्यधिक जरूरत महसूस की गई। यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश में सहकारी समितियां लोकतांत्रिक, पेशेवर, स्वायत्त तरीके से एवं आर्थिक रूप से अच्छी तरह से काम करें, इसके लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध थी। आवश्यक सुधार लाने के मकसद से सहकारी समितियों के लोकतांत्रिक, स्वायत्त एवं पेशेवर तरीके से काम करने जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल करने के लिए संविधान में एक नया भाग जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया। ऐसी अपेक्षा की गई कि यह प्रावधान न सिर्फ सहकारी समितियों के लोकतांत्रिक, स्वायत्त एवं पेशेवर कामकाज सुनिश्चित करेंगे, बल्कि सदस्यों एवं दूसरे स्टेक होल्डरों के प्रति प्रबंधन की जवाबदेही भी सुनिश्चित करेंगे तथा कानूनों के उल्लंघन पर रोक लगाएंगे। अब हम समझते हैं 243 ZH से लेकर के ZT तक के सभी प्रावधान। 243 ZH में परिभाषा दी हुई है। I में सहकारी समितियों का संस्थापन दिया हुआ है। ZJ में दिया हुआ है बोर्ड के सदस्यों में पदाधिकारियों की संख्या एवं कार्यावधि। ZK में दिया हुआ है बोर्ड के सदस्यों का चुनाव। ZL में दिया हुआ है बोर्ड का विघटन, निलंबन, अंतरिम प्रबंधन। ZM में दिया हुआ है सहकारी समितियों के खाते का अंकेक्षण। 243 ZN में दिया हुआ है आम सभा की बैठक बुलाना। O में दिया हुआ है सूचना पाने का अधिकार। P में रिटर्न और Q में दिया हुआ अपराध एवं दंड। R में बहुराज्यीय सहकारी समितियों के आवेदन और 243 ZH में दिया है केंद्र शासित क्षेत्रों में कार्यान्वयन और ZT में मौजूदा कानूनों का बना रहना सम्मिलित हैं। निबंधक यहाँ शब्द आया था एक पहले। निबंधक करते हैं बहुराज्यीय सहकारी समितियों के केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त केंद्रीय निबंधक तथा राज्य सरकार द्वारा राज्य विधानमंडल द्वारा सहकारी समितियों में बनाए गए कानूनों के तहत नियुक्त किए गए सहकारी समितियों के निबंधक से हैं। देखिए 97वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ, उसके लागू होने की तिथि जो है 2012 में फरवरी की 15 तारीख है। तो 15 फरवरी 2012 में 2011 वाला यह अधिनियम लागू हुआ। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से 14 फरवरी 2013 के पहले जो है संविधान संशोधन को लागू करने के लिए मतलब
उसके अनुरूप यह सहकारी समिति के अधिनियम में संशोधन करने को कहा। 14 फरवरी 2013 के पहले 12 फरवरी मतलब 15 फरवरी 2012 को लागू हुआ ये सेंट्रल स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर, और उसके अगले साल तक, अगले साल 1 साल और 2 दिन 14 फरवरी 2012 में ही नहीं, 2013 में फरवरी में 14 तारीख को 14 फरवरी 2013 के पहले संविधान 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2013 के अनुरूप अपने राज्यों के सहकारी समिति अधिनियम में संशोधन करने को कहा। ठीक है, तो ये सब स्थिति बनी। केंद्र सरकार ने ऐसा राज्य सरकारों को कहा। अब हम समझेंगे राजभाषा, लेकिन अगले अध्याय में।